नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है और मैं पटना से निकल पड़ा हूं। आज चल रहा हूं, आज उन इलाकों की तरफ जा रहा हूं जहां दूसरे दौर का चुनाव होना है। और दूसरे दौर का चुनाव भी बहुत अहम है क्योंकि 94 सीटों पर वोटिंग होनी है। 94 सीटों में से पिछली बार 2015 में 65 सीटें मिली थी आरजेडी जेडीयू गठबंधन को। वहां क्या कुछ होगा, अलग अलग इलाकों में जाऊंगा, ले चलूंगा, दिखाऊंगा। हाथ में अखबार भी है और ऊपर ये देखे बोर्ड से आपको पता चलेगा, पातेपुर 20 किलोमीटर, ताजपुर 30 किलोमीटर और ये महुआ की सीमा समाप्त हुई। और महुआ को पार करते हुए, चलो महुआ को पार करते हुए मैं जा रहा हूं समस्तीपुर के कुछ इलाकों को टच करता हुआ बेगूसराय पहुंचूंगा। बेगूसराय से अलग अलग इलाकों में जाऊंगा और लगातार अगले 4-5 दिनों तक आपको बताऊंगा कि दूसरे दौर के चुनाव में क्या होना है, क्या हो सकता है, और तीसरे दौर के चुनाव की भूमिका तब तक पूरी तरह से तैयार हो चुकी होगी। वहां क्या कुछ हो सकता है, क्या लोगों का मन है, लोग क्या सोचते हैं। ये भी खास बात कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां अभी दूसरे दौर के चुनाव के लिए और तीसरे दौर के चुनाव के लिए होनी है। तो दोस्तों, आज के अखबार भी मेरे हाथ में है। लगातार मैं आपको बिहार के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, वीडियो के जरिए लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं, आपको बता रहा हूं। पहले दौर का चुनाव तो हो चुका, किसकी किस्मत वोटर ने क्या लिखी वो ईवीएम में कैद है। 71 सीटों पर चुनाव हुए, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। वो 71 सीटें बहुत मायने रखती है क्योंकि उन 71 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू गठबंधन को 2015 में जबरदस्त कामयाबी मिली थी। उन 71 सीटों पर आरजेडी को अपनी सीट बचाते हुए बढ़त हासिल करनी है अगर सत्ता में आना है। जेडीयू को अगर सत्ता में आना है तो उन्हें अपनी सीटें बचानी है। उन चुनौतियों से निकलकर अब आगे चलते हैं कि दूसरे दौर के चुनाव में क्या कुछ हो सकता है। इस बीच हुआ क्या है दोस्तों, कल आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था। कल बिहार में 3 रैलियां थी, पटना में भी रैली थी। ये अलग बात है कि पटना जिले की 5 सीटों पर कल वोटिंग हुई, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में भी रैलियां हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कल जो कुछ कहा उसमें बहुत अहम बात सीधा हमला तेजस्वी यादव और तेजस्वी के पिता लालू यादव के उस 15 साल के राजकाज पर था। और वही आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। अखबारों में पहली हेडलाइन है, जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा हमला किया कि बिहार को बीमार करने वाली ताकतों से बचें। इसमें तो चलिए थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन असली बात जो उन्होंने कह दी कि जंगल राज के राजकुमार, और ये हर अखबार की सुर्खियां हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जंगल राज के युवराज आ गए तो बिहार में अपहरण का उद्योग आएगा। मोदी ने जिस ढंग से कल सीधा हमला किया है तेजस्वी यादव पर और तेजस्वी यादव के बहाने लालू यादव के उस राज पर, उसके बाद एक बात तो तय है कि बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, सबको इस बात का एहसास तो है कि मुकाबला कड़ा है, टक्कर सीधी है आरजेडी गठबंधन से और एनडीए से। 1 महीने पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क है और वो फर्क धीरे धीरे आपको रैलियों में दिखेगा। प्रधानमंत्री मोदी का सीधा हमला, अभी 2 और दौर में जो उनके भाषण होंगे उससे आपको तेवर तलखी पता चलेगी। इसको आप एक बेचैनी समझ सकते हैं। और दूसरा ये भी कि वो जो एक आखिरी हथियार है कि खूब डराओ लोगों को, जंगल राज का डर इतना दिखाओ, 15 साल को इस तरह से चिन्हित करो कि लोगों को लगे कि कहीं वो दौर आ गया तो क्या होगा। उस दौर और उस डर को मैं कहूंगा चुनाव के मंच से बेचने की कोशिश है। तो अखबारों की हेडलाइन उसी तौर पर है और उसके बाद मैं आऊंगा इस दौर में क्या होना है। ये कल की वोटिंग की हेडलाइन है, लेकिन यहां भी देखेंगे जागरण की हेडलाइन है, कोरोना और जंगल राज 2 बड़े खतरे, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और ये है प्रभात खबर की हेडलाइन, जिसमें ये तो प्रभात खबर मैं आपको दिखा चुका। उसके बाद ये है हिंदुस्तान की हेडलाइन, कोरोना की चुनौती के बीच असली बात यह है जंगल राज वालों के पास अपहरण की कॉपीराइट। ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और ये सब जब कह रहे हैं अपहरण की कॉपीराइट और जंगल के युवराज से अपेक्षा नहीं कि वो सरकार चलाएंगे और उसके बाद राज्य में अव्यवस्था होगी, जिस मंच से प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे उसी मंच पर नीतीश कुमार भी थे। और नीतीश कुमार अपहरण के उसी युवराज के साथ सत्ता में रह चुके हैं।
वो उनके डिप्टी थे, डिप्टी सीएम थे तेजस्वी। जो तेजस्वी उनके डिप्टी सीएम थे, इसी को कहते हैं देखिए राजनीति। जो डिप्टी सीएम के तौर पर उनके साथ थे, मंच भी शेयर किया, सरकार में पावर भी शेयर किया, वो अचानक आज जब अलग हैं तो वो जंगल राज के युवराज होते हैं। तो ये सब है, लेकिन क्या जनता इसको किस तरह से देखती है, ये बहुत मायने रखता है। और दूसरे दौर का चुनाव जो है दोस्तों, बिहार के 17 जिलों में दूसरे दौर का चुनाव है। 94 सीटें हैं जो मैंने पहले बताया, और इस 94 सीटों को अगर समझने की कोशिश करें, और ये क्यों बहुत ज्यादा अहम है, और मैं वहां अलग अलग जगह जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा, गांव में, देहात में, खेत खलियान, अलग अलग जगह देखता हूं कि लोगों का रुख मैं क्या आपको बता पाता हूं खुद लोगों से बात करके। लेकिन वो इलाके हैं पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में कल पीएम की रैलियां हुई। मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, नालंदा, पटना की बची हुई सीटें, ये सारी भागलपुर, ये सारी सीटों पर वोटिंग होनी है 3 तारीख को, और उसके बाद 7 तारीख को आखिरी दौर। कोशिश करूंगा उन इलाकों में भी जाऊं। लेकिन मैं दूसरे दौर की अगर बात करूं तो दूसरे दौर की 94 सीटों में से 29 सीटें अभी जेडीयू के पास है और 30 सीटें आरजेडी के पास है। अगर इस ढंग से जेडीयू आरजेडी को देखें और उसके साथ कांग्रेस को 6 सीटें हैं, 1 सीट सीपीआई के पास है, 1 सीट एलजेपी के पास है, बीजेपी के पास सिर्फ 19 सीटें। अगर आप उस गठबंधन को देखें जो 2015 में था, तो 65 सीटें दूसरे दौर की इन 94 सीटों पर, 65 सीटों पर कब्जा उस गठबंधन को हुआ जिसमें नीतीश कुमार साथ थे आरजेडी के। 2015 की बात कर रहा हूं। आज की तारीख में आरजेडी के साथ कांग्रेस है लेकिन जेडीयू नहीं है। तो सवाल उठता है, लेकिन सीपीआईएमएल है। हालांकि सीपीआईएमएल का उन इलाकों में उतना दबदबा नहीं है जितना मध्य बिहार और पहले दौर के उन इलाकों में है जहां चुनाव हो चुके। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि यहां जेडीयू 29 सीटें जो आरजेडी के साथ मिलकर लड़कर जीती थी, क्या जेडीयू वो सीटें बचा पाएगी? मुश्किल लगता है, क्योंकि सबसे अधिक अगर नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है तो नीतीश कुमार को। एंटी इनकम्बेंसी पुरजोर है। गांव में, देहात में, अलग अलग जगह लोगों से बात करें तो 15 साल में जितनी भी नाकामियां हैं या उम्मीदें जो पूरी नहीं हुई, या सरकार से लगता था कि सरकार ये कुछ कर पाएगी विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, या अलग अलग पैमानों पर, उनकी जितनी विफलताएं हैं वो सारी विफलताएं लोगों की नजर में नीतीश पर चस्पा है। अब सवाल उठता है, वो सारी विफलताएं अगर लोगों की नजर से नीतीश के खिलाफ जा रही हैं और नीतीश से नाराजगी है, वो नाराज लोग कितनी बड़ी तादाद में आरजेडी के साथ आएंगे, यही सवाल है। और उसके बाद जो ये मैं बता रहा हूं 29 सीटें जेडीयू, 30 सीटें आरजेडी, वही एक सवाल आरजेडी पर भी लागू है। 80 सीटें आरजेडी को कुल 243 सीटों वाली विधानसभा में 2015 में मिली थी। तब जेडीयू का वोट बैंक आरजेडी के साथ था। वो वोट बैंक में जो अति पिछड़ा महादलित वोट बैंक है वो भी है, कुछ जेडीयू का अपना और अलग अलग तरह का वोट है, उसमें कुछ फॉरवर्ड वोट भी है जेडीयू का। अब सवाल उठता है, जेडीयू अलग है तो जेडीयू का जो वोट बैंक है, अति पिछड़ा वोट बैंक, बार बार मैं बोल रहा हूं कई वीडियो में, ये बहुत मायने रखता है क्योंकि वही एक निर्णायक फैक्टर है। करीब 26% आबादी है, 22 जातियां हैं। वो 26 से 28% आबादी वाली जातियां जो करीब करीब 125 सीटों पर अपना असर रखती है, 135 सीट के आसपास, उन जातियों के आधार पर, उनके वोट बैंक पर नीतीश कुमार सत्ता में आए या नीतीश कुमार की सीटें बढ़ी। और वो जातियां हैं, वो वोट बैंक है अति पिछड़ा जो 95 में इंटैक्ट तौर पर लालू यादव के साथ थी। लेकिन उसके बाद जिस ढंग से गवर्नेंस हुआ, जिस ढंग से एक जाति विशेष का बहुत ज्यादा जोर हुआ सत्ता में, सिस्टम में, और उसका असर हुआ कि बहुत जो पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, उनमें एक नाराजगी हुई या वो लेफ्ट आउट फील किया, या उनका एम्पावरमेंट किसी जाति विशेष के मुकाबले कम हुआ, या ऐसा उनमें भाव जगा, या इस तरह से नीतीश कुमार ने उनकी गोलबंदी की और उसके बाद एक महादलित का अम्ब्रेला बनाया 2007 में, और उसी के बूते 2010 में वो सत्ता में आए। लेकिन 2015 में उसका फायदा लालू और नीतीश के गठबंधन को मिला।
और ये जबरदस्त कामयाबी के साथ बीजेपी 52-53 पर सिमट कर रह गई। अब सवाल उठता है, ये सारी चीजें सारा बैरियर ये टूट रहा है, और बैरियर इसलिए टूट रहा है कि लालू यादव खुद चुनाव मैदान में न चेहरे के तौर पर है, न उम्मीदवार के तौर पर है, न कैंपेनर के तौर पर है, न स्टार प्रचारक के तौर पर, किसी भी तौर पर नहीं, सिर्फ तेजस्वी है। तो तेजस्वी का चेहरा और तेजस्वी का कैंपेन, रोजगार पर तेजस्वी का जोर, एक युवा चेहरा, उम्मीद जगाने की कोशिश करते हुए तेजस्वी, क्या तेजस्वी नीतीश कुमार के उस अति पिछड़े की अम्ब्रेला को, छतरी को, एक वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश में कामयाब होंगे, सेंध लगा पाएंगे? अब जैसे कल मैं कुछ इलाकों में गया, वैशाली के कुछ इलाकों में गया, मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग इलाकों में गया, एक गुरोल एक जगह है वहां गया, अभी भी महुआ के इलाकों से गुजरा, तो कुछ जगह जहां भी मैं लोगों से बात कर पाया, लोगों में अति पिछड़ा जो वोट बैंक नीतीश कुमार का माना जाता है, और उस अति पिछड़ा वोट बैंक, बार बार कहता हूं, वो वोट बैंक ओरिजिनली लालू यादव ने का ही था। लालू यादव से खींचा नीतीश ने अपनी तरफ 2007 के बाद। उनमें भी नाराजगी है, बहुत अहम है। कुछ दलित बस्तियों में भी गया, उनमें से कुछ लोग कहते हैं, महिलाओं से भी बात की मैंने, कि हाँ नीतीश ने ठीक किया, अच्छा किया, ये किया, वो किया, लेकिन एक बार बदलना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। हो तो गले, मतलब अपनी अपनी भाषा में लोग बात करते हैं, 15 साल हो गया ना, एक बार देखना चाहिए। किसको? तो देखेंगे तेजस्वी को। ये बात होती है गांव में, झुग्गी झोपड़ियों में और पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों में, लेकिन ये कितना, इसकी तादाद, संख्या कितनी होती है? एक दिलचस्प बात और होती है, कुछ गांव में जहां मैं गया, ये वोट एक मुश्त करते हैं, एक साथ एकजुट होकर। लोग कर रहे हैं कि अभी मूड नहीं बना है, सोचेंगे, अभी बात करेंगे। कैमरे पे बात करने से बहुत लोग बचते हैं, खासतौर से वो गरीब लोग होते हैं, उनकी महिलाएं, परिवार थोड़ा पर्दा करके बात करेंगी, लेकिन कैमरे पर आने से बचते हुए अगर बात करिए तो खुल के बात करती है। तो एक द्वंद्व भी है, नाराजगी भी है। द्वंद्व और नाराजगी किस तरफ रुख करेगी उनके मतदान के वक्त, ईवीएम बटन दबाते वक्त, ये बहुत मायने रखता है। और अगर उसी तरह का जोर दिखा जैसे तेजस्वी यादव के पक्ष में एक अचानक माहौल दिख रहा है, लोग बहुत आक्रामक होकर तेजस्वी के वोटर अपनी बात कह रहे हैं, और वो खासतौर से रोजगार के सवाल पर ज्यादा मुखर हुए हैं, क्योंकि लग रहा है कि बिहार के लिए बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है। कोरोना के दौर में जो मुश्किलें हुई, परेशानियां हुई, रोजी रोजगार बंद हुए, लाखों मजदूर बिहार से बाहर फंसे हुए थे, उसको लेकर जबरदस्त नाराजगी है कि नीतीश कुमार ने तो कह दिया, बिहारी भाइयों जो जहां है वहीं टिके रहो। ऐसे 50 लोगों से मेरी बात हुई कि बाकी राज्य में तो लोगों को लाने का इंतजाम था, यहाँ इन्होंने कह दिया जो जहां है वहीं टिके रहो, बला टाली, समझा कि हम इनके लिए मुसीबत हैं, तो हमें छोड़ दिया नीतीश कुमार ने। ये फीलिंग हजारों लाखों लोगों में है, जो गरीब तबका, जो अलग अलग शहरों में भी रोजगार करते थे, उनमें से बहुत रोजगार मतलब दिहाड़ी मजदूर थे, काम करते थे, अलग अलग धंधे में थे, कुछ चले गए, कुछ यहाँ हैं। वो सब किस तरह से सोचेंगे, ये मायने रखता है। तो ये आने वाले दौर का चुनाव, दूसरे दौर का चुनाव, और उसके बाद आखिरी दौर, तीसरा दौर है। और ये जो तीसरे दौर और दूसरे दौर का चुनाव है, इसका वोटिंग पैटर्न और जनसंख्या और आबादी में जातीय समीकरण पहले दौर से थोड़ा अलग भी है। इसी में तीसरे दौर में और इसमें सीमांचल का इलाका भी है, वो इलाका भी है जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां क्या रुख होता है। तो इन सारे इलाकों में घूमकर लोगों से बात कर समझने की कोशिश करूंगा, आपको भी समझाऊंगा। लेकिन एक बात तय है, अगर मैं इसको कम शब्दों में कहूं, जबरदस्त गुस्सा, जबरदस्त नाराजगी नीतीश कुमार को लेकर। आप लोगों से बात करें, 100-200 लोगों से भी बात करें, तो 90% लोग, 80-90% लोग कहते नहीं, काम तो नहीं हुआ, या जो हुआ कम है, या इतना ही चाहिए क्या। अगर उनको सड़क, बिजली, ये सब की बात कोई करे, या नीतीश कुमार करते अपनी रैलियों में, तो अब बात होती है कि सिर्फ सड़क बिजली से क्या होगा, सिर्फ सड़क से पेट भरे क्या अभी भी बिजली की बात करें क्या। ये लोगों में गया कि कितने दिन तक सड़क बिजली, पहला 5 साल सड़क बिजली, दूसरा 5 साल सड़क बिजली, तीसरा 5 साल सड़क बिजली, क्या चौथा 5 साल भी सड़क बिजली। ये बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है, जो गरीब लोग, ऐसे सड़कों के किनारे रहने वाले लोग, झुग्गियों में रहने वाले लोग, गांव की दलित बस्तियों में रहने वाले लोग,
ये सारे लोग भी ये सवाल उठाने लगे, ये सवाल उनके जहन में कौंधने लगे, और ये सवाल अगर वहां कौंधने लगे तो समझिए कि मुश्किल वक्त है सत्ता के लिए, सरकार के लिए। अब इसलिए कई तरह के तुरुप के चाल चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जबरदस्त इस्तेमाल, पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, विज्ञापन, जिसका जिक्र मैंने कई वीडियो में किया। और अब बार बार जंगल राज की याद दिलाना। जंगल राज की जब बात करते हैं, अगर मोदी अब खुद डायरेक्ट बोल रहे हैं जंगल राज के युवराज, नीतीश कुमार तो लगातार रैलियों में कह ही रहे हैं, तो वो दो तरह से लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। एक जो फॉरवर्ड कास्ट है कि जंगल राज आ जाएगा, अपहरण हो जाएगा, और ये जैसे किसी अखबार की हेडलाइन देखा ना, अपहरण का कॉपीराइट, जंगल राज वालों के पास अपहरण की कॉपीराइट। ये पीएम ने कहा कि जंगल राज के युवराज से अपेक्षा नहीं है, और उसके बाद उनके पास अपहरण की कॉपीराइट है। तो ये जब ये कहते हैं तो एक तो उनको डराते हैं, फॉरवर्ड कास्ट को, और दूसरा वो जो अति पिछड़ा लोग हैं, एकदम गरीब, उनको भी डराते हैं। क्योंकि वो जातियों का उथल पुथल, सामाजिक न्याय, सामाजिक आंदोलन जो भी कहें उस दौर में, वो हुआ। बहुत कुछ बिहार में उथल पुथल हुआ। एक ऊंची जाति के लोगों का जो वर्चस्व था आबादी के लिहाज से बहुत कम हो, 12-14%, लेकिन उनका वर्चस्व था कि चाहे विंध्यश्री दुबे मुख्यमंत्री बने, चाहे भागवत आजाद बने, चाहे जगन्नाथ मिश्रा बने, चाहे चंद्रशेखर सिंह बने, चाहे सत्येंद्र नारायण सिंह, एकदम ऊंची जाति के लोग या फॉरवर्ड कास्ट के लोग, 4 से 3% वाले लोग मुख्यमंत्री बनते रहे। उस पूरे सिस्टम को तोड़ दिया लालू यादव ने 90 के बाद, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस तोड़ने में लालू यादव की जो पॉलिटिक्स थी, और जिससे एक जाति विशेष का जबरदस्त इमरजेंस हुआ, उसमें बहुत जो उसके नीचे का लेयर जो था, नीचे की जो जातियां थी, उनमें गुस्सा और आक्रोश भी। उन्हें लगा कि उनका उठान वैसे नहीं हुआ जैसे किसी और जाति का हुआ, तो उसको भी डराने की कोशिश करते हैं नीतीश कुमार और मोदी। इसलिए पिछड़ी जाति, निचली जाति, ये सारी बातें करते हैं मोदी की कल की रैलियों में भी। लेकिन क्या ये अब असर होगा? क्योंकि लोग फिर ये कहने लगते हैं कि ये बात तो हो गई 15 साल, इसकी सजा 15 साल मिल गई, 15 साल सत्ता से बाहर रहे, लालू यादव जेल में, अब तो तेजस्वी यादव है। अब कितने दिन तक यही कहते रहेंगे जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज? और बहुत बड़ी तादाद युवाओं की है जिन्होंने उस दौर को न देखा, न उस दौर के बारे में सुनना भी चाहते। तो कुल मिला के दोस्तों यही कहानी है। अब मैं लगातार, चूंकि मैं बेगूसराय की तरफ जा रहा हूँ और वहां से अलग अलग इलाकों में जाऊंगा, खेत खलिहान और गांव देहात सबसे मिलने की कोशिश करूंगा और आप तक बातें पहुंचाऊंगा। और उसके बाद आप YouTube पर हमारा वीडियो देखते रहें, Facebook पर लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे। इस बीच आपको पता ही होगा कि कल के पहले दौर के मतदान से जो जानकारी प्राथमिक तौर पर आ रही है, वोटिंग कोरोना के काल में भी, कोरोना के डर, हालांकि देश में दूसरे राज्यों में जितना डर दिखता है, बिहार में आपको मास्क लगाए हुए लोग जैसे अभी गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल है कि कोई दिखे कि मास्क लगा के आ रहे हैं, और रैलियों में भीड़ टूट रही है। तो उसके बाद भी अगर बिहार में इतनी वोटिंग हो गई, जो पिछले वोट शेयर से अगर देखें तो 2015 से 2% ज्यादा है, तो इसका मतलब है वोटिंग से कि लोगों ने कोरोना और उसकी परवाह नहीं की। अब एक भास्कर में एक विश्लेषण है, छोटा सा 3 लाइन बोल के मैं बंद करूंगा। संजय कुमार जो CSDS के हैं, उनके हवाले से छपा है कि 10 बार मतदान बढ़ा तो 6 बार सरकार बदली। हालांकि ये भी है कि बिहार में कहना मुश्किल कि ऊंट किस करवट बैठेगा, और उसी में उन्होंने बताया है कि 10 बार वोटिंग शेयर, वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद एवरेज औसतन देखें तो 6 बार सरकार बदली, 4 बार सत्ता की वापसी हुई। तो 6 और 4 का आंकड़ा है, रेशियो, अनुपात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अभी पहले दौर पर ये पूरे तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन दूसरे दौर का जब चुनाव हो जाएगा, जो 3 तारीख को है, तो शायद रुख और एक पूर्वानुमान ज्यादा बेहतर तरीके से लगाया जा सकेगा। तो फिलहाल दोस्तों ये खत्म करते हैं, मुलाकात होगी बेगूसराय और दूसरे शहरों में। नमस्कार।